नमस्कार, स्वागत है आपका राज्यसभा टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौरसिया और आइए शुरुआत करते हैं मुख्य समाचारों के साथ। एक्सिम बैंक के कारोबार के विस्तार के लिए अतिरिक्त पूंजी निवेश के प्रस्ताव को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी। बैंक में नई पूंजी के लिए 6,000 करोड़ रुपए के बॉन्ड जारी करेगी सरकार। उत्तर पूर्व की कच्चे तेल की जरूरतें पूरा करने के लिए नुमालीगढ़ रिफाइनरी की क्षमता विस्तार पर खर्च किए जाएंगे 22,594 करोड़ रुपए। ग्लोबल एविएशन समिट में सरकार ने जारी की एयर कार्गो पॉलिसी। 2025 तक भारत को दुनिया के टॉप 5 एयर कार्गो बाजार में शामिल करने का लक्ष्य। नई नीति में जरूरत के हिसाब से देश विदेश में ट्रांजिट कार्गो हब बनाने पर जोर। डीजीपी की नियुक्ति आंतरिक राज्य समिति के जरिए करने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। पंजाब, हरियाणा, केरल, पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार की याचिका खारिज। पीठ ने कहा जनहित और राजनीतिक दखल से बचाने के लिए अदालत ने दिए हैं दिशा निर्देश। मुंबई में 9 दिन चली बेस्ट की हड़ताल खत्म होने से लाखों लोगों को राहत। हाईकोर्ट ने कर्मचारियों की मांगों पर गौर करने के लिए रिटायर्ड जस्टिस को नियुक्त करने का दिया निर्देश। वेतन बढ़ोतरी समेत विभिन्न मांगों को लेकर 8 जनवरी से हड़ताल पर थे बेस्ट के कर्मचारी। ब्रिटेन में प्रधानमंत्री थेरेसा मे के खिलाफ पेश अविश्वास प्रस्ताव पर थोड़ी देर में शुरू होगी बहस। ब्रेक्जिट डील संसद से खारिज होने के बाद विपक्षी लेबर पार्टी ने पेश किया है अविश्वास प्रस्ताव। विश्वास मत हासिल करने पर ब्रेक्जिट डील के दूसरे मसौदे को सोमवार को संसद में करेंगी पेश। केंद्र सरकार ने बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी के विस्तार योजना को मंजूरी दी है और इसके लिए 22,594 करोड़ रुपए की विस्तार योजना को मंजूरी दी गई। साथ ही एक्सिम बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए सरकार 6,000 करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी करेगी और इसके अलावा इनकम टैक्स ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के अगले चरण के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दी गई है। केंद्रीय कैबिनेट ने बीपीसीएल की नुमालीगढ़ रिफाइनरी के विस्तार योजना को मंजूरी दे दी है। कैबिनेट ने नुमालीगढ़ रिफाइनरी के 22,594 करोड़ रुपए की विस्तार योजना को मंजूरी दी है। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कैबिनेट में हुए अहम फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि विस्तार योजना में पारादीप से नुमालीगढ़ तक कच्चे तेल की पाइपलाइन और नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक उत्पादन पाइपलाइन बिछाना शामिल है। रिफाइनरी की क्षमता 3 मिलियन टन से बढ़ाकर 9 मिलियन टन तक की जाएगी। इस प्रोजेक्ट के 4 साल में पूरा होने की उम्मीद है। क्षमता बढ़ने से उत्तर पूर्व की कच्चे तेल की जरूरतों को पूरा किया जा सकेगा, जिससे वहां विकास की रफ्तार को गति मिलेगी। नुमालीगढ़ रिफाइनरी आसाम की क्षमता में लगभग 22,594 करोड़ 22,594 करोड़ की लागत से ये प्रोजेक्ट अगले 4 वर्षों में पूरा किया जाएगा। इसमें क्रूड ऑयल की पाइपलाइन पैराडीप से नुमालीगढ़ भी लगेगी और जो फिनिश प्रोडक्ट है उसकी पाइपलाइन नुमालीगढ़ से सिलीगुड़ी तक लगाने का भी निर्णय कैपेसिटी एक्सपेंशन के साथ साथ लिया गया है। केंद्रीय कैबिनेट ने दूसरा बड़ा फैसला इंपोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बने एक्सिम बैंक को लेकर किया है। प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में केंद्रीय कैबिनेट ने भारतीय निर्यात आयात बैंक के पुनर्पूंजीकरण को मंजूरी दे दी है। भारतीय निर्यात आयात बैंक में नई पूंजी लगाने के लिए केंद्र सरकार 6,000 करोड़ रुपए के पुनर्पूंजीकरण बॉन्ड जारी करेगी। कैबिनेट ने एक्सिम बैंक की अधिकृत पूंजी को 10,000 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 20,000 करोड़ रुपए करने की मंजूरी दी है। 6,000 करोड़ एक्सिम बैंक की इक्विटी कैपिटल में रिकैपिटलाइजेशन बॉन्ड्स के माध्यम से दिया जाएगा और इसी के साथ साथ जो ऑथराइज्ड शेयर कैपिटल है एक्सिम बैंक का, इसको 10,000 करोड़ से बढ़ा के अब 20,000 करोड़ रुपए
अप्रूव कर दिया गया है। इसके अलावा कैबिनेट ने इनकम टैक्स ऑनलाइन रिटर्न फाइलिंग के अगले चरण के प्रोजेक्ट को भी मंजूरी दे दी है। साथ ही केंद्रीय कैबिनेट ने अलग अलग राज्यों में 13 नए विश्वविद्यालय के निर्माण के अनुमानित खर्च को भी मंजूरी दी है। इन नए विश्वविद्यालयों का निर्माण हिमाचल प्रदेश और गुजरात के अलावा कोरापुट, भटिंडा, अजमेर समेत 13 जगहों पर किया जाएगा। मोहम्मद फातेह टीपू, राज्यसभा टीवी। और केंद्र सरकार ने देश के उच्च शिक्षण संस्थानों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लोगों के लिए 10% आरक्षण लागू करने का फैसला किया है। इसे लागू करने के लिए उच्च शिक्षण संस्थानों में 25% सीटें बढ़ाई जाएंगी। ये फैसला अगले शिक्षा सत्र से लागू होगा। देश भर के 40,000 कॉलेजों और 900 यूनिवर्सिटी में 10% आरक्षण कोटा इसी शैक्षणिक सत्र से लागू किया जाएगा। मानव संसाधन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि ये फैसला सरकारी संस्थानों के साथ सभी निजी शिक्षण संस्थानों पर भी लागू होगा। ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन के मुताबिक देश भर में फिलहाल 32,426 निजी कॉलेज और यूनिवर्सिटी हैं। इसी वर्ष से कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में और बाकी IIT, IIIT, NIT हमारी सारी संस्थाओं में, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज, सभी जगह आरक्षण 10% मिलेगा। ये एक्स्ट्रा रहेगा। सरकार ने ये साफ किया है कि इस फैसले का असर पहले से आरक्षित SC, ST, OBC और अन्य श्रेणियों पर नहीं पड़ेगा। इसके लिए अलग से 25% सीटें बढ़ाई जाएंगी। किसी भी आरक्षण को जो पहले से है उसको धक्का न लगाते हुए, उसको कुछ भी आंच न लाते हुए यह आरक्षण दिया जाएगा। इसलिए लगभग 25% प्रवेश बढ़ेंगे और ये कार्यक्रम एक कालबद्ध चरण में होगा। दरअसल सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों को सरकारी नौकरियों और शैक्षणिक संस्थानों में 10% के आरक्षण के बिल को राष्ट्रपति ने मंजूरी दे दी है। अब तक गुजरात और झारखंड राज्य ने इस कानून को लागू कर दिया है। अनु दीवान, राज्यसभा टीवी। फ्लाइंग फॉर ऑल की थीम पर 2 दिन का ग्लोबल एविएशन समिट मुंबई में आज खत्म हो गया। इसमें सरकार ने बहुप्रतीक्षित एयर कार्गो पॉलिसी जारी की। इसमें 2025 तक भारत को दुनिया के शीर्ष 5 एयर कार्गो बाजार में शामिल करने का लक्ष्य रखा गया है। ग्लोबल एविएशन समिट के दूसरे दिन बुधवार को मुंबई में सरकार ने एयर कार्गो पॉलिसी डॉक्यूमेंट जारी किया। इसमें 3 तरह के एयर कार्गो शामिल किए गए हैं। घरेलू कार्गो में देश भर में माल की आसानी से ढुलाई सुनिश्चित करना, अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के तहत देशी सामान का निर्यात और विदेशी माल के आयात की सुविधा मुहैया कराना। तो वहीं ट्रांजिट अंतर्राष्ट्रीय कार्गो के तहत देश और दुनिया के दूसरे हिस्सों में जरूरत के हिसाब से ट्रांजिट कार्गो हब बनाना शामिल है। और कर्नाटक में जारी सियासी उठापटक को बीजेपी ने बेमेल गठबंधन का नतीजा करार दिया। बीजेपी ने कांग्रेस और जेडीएस की ओर से राज्य सरकार को अस्थिर करने के आरोपों को खारिज करते हुए कहा है कि सत्ताधारी गठबंधन अपना घर संभालने में नाकाम रहे हैं। वहीं कांग्रेस और जेडीएस ने राजनीतिक संकट के जल्द खत्म होने की उम्मीद जताई है। कर्नाटक में 2 निर्दलीय विधायकों के कुमारस्वामी सरकार से समर्थन वापस लेने के बाद कांग्रेस हरकत में आ गई है और अपने नाराज विधायकों को मनाने में जुटी हुई है। बेंगलुरु में कांग्रेस नेताओं की बैठक में मौजूदा हालात पर चर्चा हुई। कांग्रेस ने 18 जनवरी को अपने विधायकों की बेंगलुरु में बैठक बुलाई है। कांग्रेस का दावा है कि पार्टी के सभी विधायक उसके संपर्क में हैं। बीजेपी पर गलतफहमी फैलाने का आरोप लगाया है। एक घबराहट पैदा करने की कोशिश उनकी जो है वो कामयाब नहीं होगी। कांग्रेस की गवर्नमेंट मजबूत है, कांग्रेस की गवर्नमेंट चल रही है और वो चलेगी। ये कोएलिशन गवर्नमेंट को कोई धक्का नहीं लगा सकता। मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी ने बुधवार को मौजूदा सियासी हालात से निपटने की रणनीति पर चर्चा की। उन्होंने बीजेपी विधायकों को तोड़ने के आरोपों को खारिज करते हुए बहुमत का दावा किया है। It is not necessary for me to go for operation of BJP MLAs. My number is actually sufficient number is there with me. Why I have to operate with BJP MLAs?
जोड़ तोड़ की आशंका को देखते हुए बीजेपी ने कर्नाटक के अपने विधायकों को गुरुग्राम के होटल में 2 दिनों से ठहरा रखा है। बीजेपी का कहना है कि कर्नाटक की कांग्रेस और जेडीएस सरकार आंतरिक कलह का शिकार है। कर्नाटक के राज्यपाल को चेतावनी देनी चाहिए। यदि इस प्रकार के खरीद फरोख्त की खुलेआम कांग्रेस जेडीएस नेता इस प्रकार के बयान दे रहे हैं, मैं मानता हूं इनके खिलाफ कार्रवाई होना जरूरी है, नहीं तो लोकतंत्र में लोगों की जो विश्वास है वो खत्म हो जाएगा। 225 सदस्यों वाली कर्नाटक विधानसभा में कांग्रेस और जेडीएस के 117 विधायक हैं, जो बहुमत के लिए जरूरी 113 के आंकड़ों से 4 ज्यादा हैं। बीएसपी का एक विधायक भी उनके साथ में है। ऐसे में 2 निर्दलीयों की समर्थन वापसी के बाद सरकार पर फिलहाल तो कोई संकट नहीं है, लेकिन कांग्रेस के नाराज विधायक सरकार के लिए परेशानी का सबब जरूर है। कर्नाटक में बीजेपी 104 विधायकों के साथ सबसे बड़ी पार्टी है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और उत्तर प्रदेश में बहुजन समाजवादी पार्टी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन के बाद आज राष्ट्रीय लोक दल के नेता जयंत चौधरी ने लखनऊ में समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव से उनके घर पर मुलाकात की। जयंत चौधरी ने मुलाकात को सफल बताया। प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों पर एसपी और बीएसपी 38 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे, जबकि 2 सीटें कांग्रेस और 2 सीट अन्य के लिए छोड़ी गई हैं। अखिलेश जी के साथ बहुत अच्छी बातचीत हुई और जो हम लोगों का प्रयास है, मैं समझता हूं कि उस ओर हमें सफलता मिलेगी। धन्यवाद। वहीं उत्तर प्रदेश के बीजेपी प्रभारी जेपी नड्डा नियुक्ति के बाद पहली बार लखनऊ पहुंचे। यहां पे उन्होंने एक प्रेस वार्ता को संबोधित किया। जेपी नड्डा ने एक सवाल के जवाब में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार ने कई विकास के काम किए हैं। उत्तर प्रदेश की जनता 2014 के मुकाबले इस बार प्रधानमंत्री और बीजेपी को ज्यादा सीटों से जिताएगी। कि भारतीय जनता पार्टी का चुनाव विकास पर और देश को प्रगति की ओर ले जाने पर है, और हम सभी बातों को आंकड़ों समेत हम आगे बढ़ाते हैं और जो हमने काम किया है उसको हम रखते हैं। हमारा ये विश्वास है कि मोदी जी को भारत की जनता, उत्तर प्रदेश की जनता ऑल टाइम रिकॉर्ड ब्रेक सपोर्ट करेगी। पूरा समर्थन हमको मिलेगा। और केंद्रीय मंत्री मनोज सिन्हा ने कहा है कि माइक्रोवेव स्पेक्ट्रम के ठेकों को लेकर लगाए जा रहे आरोप बेबुनियाद और राजनीतिक हैं। इसमें किसी तरह की कोई हानि नहीं हुई है। सारे फैसले नियम और प्रक्रिया के तहत पारदर्शी तरीके से लिए गए। मनोज सिन्हा ने कहा कि जिनको तथ्यों की जानकारी नहीं है वो ये सवाल उठा रहे हैं। सीएजी की रिपोर्ट पर मनोज सिन्हा ने कहा कि सीएजी एक संवैधानिक संस्था है और उसकी ओर से जो सवाल उठे हैं उनका जवाब दिया जा चुका है और तथ्यात्मक स्थिति से भी अवगत कराया जा चुका है। सीएजी की रिपोर्ट का जवाब हम लोगों ने भेज दिया है और मैं समझता हूं सीएजी उससे पूर्णतः संतुष्ट होगी। सीएजी एक संवैधानिक संस्था है, उसका हम आदर करते हैं और कभी कभी पूरे तथ्यों की जानकारी न होने के कारण भी कुछ रिपोर्ट आ जाती है, जिसका विवरण यहाँ से चला गया है। दूरदर्शन 11 फरवरी से 38वीं ई नीलामी के जरिए डीडी फ्री डिश के डीटीएच स्लॉट आवंटित करने की प्रक्रिया शुरू कर रहा है। दूरदर्शन की रिवाइज फ्री डिश पॉलिसी में सालाना आधार पर खाली स्लॉट के लिए ई नीलामी की जाएगी। इस नीलामी में सूचना और प्रसारण मंत्रालय की ओर से लाइसेंस हासिल करने वाले चैनल हिस्सा ले सकेंगे। नई संशोधित नीति का मकसद डीडी की फ्री डिश पर उपलब्ध कंटेंट की विविधता को बढ़ाने, खासकर क्षेत्रीय भाषाओं की पहुंच को बढ़ाना है। दूरदर्शन की रिवाइज फ्री डिश पॉलिसी को लेकर प्रसार भारती के सीईओ शशि शेखर ने राज्यसभा टीवी से खास बातचीत की। दूरदर्शन अपनी नई फ्री डिश पॉलिसी रिवाइज कर रहा है। आइए जानते हैं ज़्यादा हम सीईओ प्रसार भारती से। सर, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या जो रिवाइज पॉलिसी वो क्या कह रही है? जो डीडी फ्री डिश डीटीएच प्लेटफॉर्म है, ये भारत में एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है। इसके तहत कंज्यूमर्स को कोई मंथली सब्सक्रिप्शन फ़ी नहीं देना पड़ता है। ये बिल्कुल मुफ्त है और एक बार बस सेट टॉप बॉक्स खरीद लें और डिश लगवा लें तो इनको बहुत सारे चैनल्स मिलेंगे इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए। तो इसका जो सिस्टम है, जिस तरीके से प्राइवेट निजी चैनल्स इस प्लेटफॉर्म पे आ सकते थे, ये 2011 में TDSAT का एक ऑर्डर था, उसको इम्प्लीमेंट करते हुए ई ऑक्शंस लाए गए थे और ये कई सालों से ई ऑक्शंस चल रहे हैं।
अभी कुछ महीने पहले हमने ई ऑक्शंस को रोक रखा था ताकि ये पॉलिसी को हम रिव्यू करें, क्योंकि इसमें पहले सिर्फ 2 कैटेगरी होते थे, न्यूज़ और नॉन न्यूज़, और इससे काफ़ी सारे जॉनराज और लैंग्वेजेस के चैनल्स छूट गए थे। तो अभी जो नया पॉलिसी बना है इसमें हम 5 कैटेगरी फ्री डिश के होंगे। इसमें ये एडवांटेज होगा कि जो लैंग्वेजेस और चैनल्स और जो जॉनरास अभी फ्री डिश पे नहीं है उनको एक लोअर एंट्री पॉइंट मिलेगा, और इसके लिए रिजर्व प्राइस जो है हमने कम रखा है। और जो हायर पोटेंशियल वाले जो पॉपुलर जॉनरा और लैंग्वेज है जैसे हिंदी एंटरटेनमेंट, हिंदी मूवीज़ वगैरह, इनके लिए हमने हायर रिजर्व प्राइस रखा है। तो ये इस बेसिस पे नई पॉलिसी बनी है, और इससे ये होगा कि जो भारत देश में 3 करोड़ के आसपास जो घर हैं जिनमें डीडी फ्री डिश आज उपलब्ध है, उन सबको कई तरह के चैनल्स और लैंग्वेजेस में कंटेंट मिलेगा। सर, इस रिवाइज पॉलिसी से आपको लगता है, बिकॉज यू हैव टेकन डाइवर्सिटी इनटू फोकस, सो आपको लगता है कि आपका जो रीच है वो और बढ़ेगा इससे? हाँ, बिल्कुल। इससे अभी आप देखेंगे भारत में जो एनालॉग पहले टेरेस्ट्रियल टीवी चलता था वो अब पूरी तरह से ख़त्म हो गया है। तो सिर्फ डीडी फ्री डिश एक प्लेटफॉर्म है जो भारत के हर कोने तक पहुंचता है, और जिस तरह से हम नए पॉलिसी में अन्य लैंग्वेजेस और अन्य जॉनरास को हमने स्पेस दिया है, इससे बिल्कुल रीच बढ़ेगा। सर, जो नई डीटीएच पॉलिसी आने वाली है ट्राई की, उससे आपका कोई रिवाइज पॉलिसी का कोई कनेक्शन है क्या आपस में? हाँ, ये एक अच्छा सवाल है। मैं एक क्लैरिफाई कर दूं कि टीआरए का जो टैरिफ ऑर्डर है वो निजी प्राइवेट जो डीटीएच और केबल प्लेटफॉर्म्स हैं उनके लिए एप्लीकेबल है। डीडी फ्री डिश इसके दायरे में नहीं आता है, क्योंकि डीडी फ्री डिश एक ओपन एक्सेस प्लेटफॉर्म है, इसमें कोई मंथली फ़ी नहीं होती है, तो इसका कोई रेलेवेंस नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब, केरल, पश्चिम बंगाल, हरियाणा और बिहार सरकार को झटका देते हुए डीजीपी नियुक्त करने के नियमों में संशोधन की मांग करने वाली उनकी याचिका को खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने पुलिस महानिदेशकों की नियुक्ति के संबंध में अपने पिछले साल के आदेश में बदलाव की मांग वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। 5 राज्य पिछले साल के आदेश में बदलाव चाहते हैं और डीजीपी के चयन और नियुक्ति के संबंध में स्थानीय कानूनों के क्रियान्वयन की मांग कर रहे हैं। ये राज्य चाहते हैं कि डीजीपी की नियुक्ति आंतरिक राज्य समिति के जरिए की जानी चाहिए, न कि यूपीएससी के जरिए। पूर्व सीबीआई डायरेक्टर आलोक वर्मा को उनके पद से हटाए जाने के बाद अब 24 जनवरी को सीबीआई के नए चीफ पर फैसला हो सकता है। सिलेक्शन कमेटी की बैठक में यह फैसला लिया गया। सीबीआई में चल रहे विवाद के बाद फिलहाल सीबीआई निदेशक का प्रभार नागेश्वर राव संभाल रहे हैं। उधर एम नागेश्वर राव को सीबीआई का अंतरिम निदेशक बनाए जाने के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार है। इस पर सुनवाई अगले हफ्ते की जाएगी। और दिल्ली हाई कोर्ट नेशनल हेराल्ड अखबार के प्रकाशक एसोसिएटेड जर्नल्स लिमिटेड की अपील पर 28 जनवरी को सुनवाई करेगा। इस याचिका में एएचएल के परिसर को खाली करने के एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती दी गई है। मुख्य न्यायाधीश राजेंद्र मेनन की अध्यक्षता वाली पीठ ने खराब स्वास्थ्य के चलते 28 तारीख को मामले की सुनवाई के लिए समय तय किया है। मुख्य न्यायाधीश के साथ पीठ में न्यायमूर्ति वीके राव शामिल हैं। एकल पीठ ने 21 दिसंबर को एजेएल की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसमें उसके परिसर को खाली करने के लिए केंद्र के आदेश को चुनौती दी गई थी। कोर्ट ने उसे 2 सप्ताह के भीतर दिल्ली के आईटीओ में स्थित इमारत को खाली करने को कहा था। और वाराणसी में होने वाले प्रवासी भारतीय सम्मेलन में उत्तर प्रदेश सरकार ने काशी आतिथ्य के नाम से एक खास व्यवस्था की है। इस व्यवस्था के तहत काशी के निवासियों ने स्वैच्छिक तौर पर विदेश से आने वाले भारतीय लोगों को अपने निवास में ठहराने का इंतजाम किया है। इसके माध्यम से आगंतुक अतिथि स्थानीय संस्कृति से रूबरू हो पाएंगे। ये परिवार अपने घर पर ठहरने वाले अतिथियों के लिए गाइड का भी काम करेंगे। उन अतिथियों को काशी विश्वनाथ मंदिर के अलावा गंगा के किनारे आरती के दर्शन कराए जाएंगे। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि 21 जनवरी से 3 दिनों तक चलने वाली प्रवासी भारतीय सम्मेलन के पहले दिन उत्तर प्रदेश मूल के प्रवासी भारतीय लोगों का अलग से सम्मेलन होगा। प्रवासी भारतीय सम्मेलन 2 साल में एक बार मनाया जाता है।
पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी के कार्यकाल के दौरान 2003 में शुरू किया गया था। इसमें दुनिया भर के सभी देशों में रह रहे प्रवासी भारतीय लोगों को भाग लेने की छूट दी जाती है और इस साल तकरीबन 5000 लोगों ने प्रवासी भारतीय सम्मेलन में शामिल होने के लिए पंजीकरण कराया है। जहाँ काशीवासी उमड़ घुमड़ कर कह रहे हैं कि वो आए तो हमारे घरों में रुकें, हम अतिथि देवो भव की परंपरा निभाना चाहते हैं, तो काशी के आतिथ्य की श्रेणी में काशीवासी जिन्होंने अपने नाम लिखा है कि हमारे घरों में लोग रहें, उनमें भी रहने का प्रबंध किया गया है। और बहुत ही ज़्यादा लगन से योगी जी स्वयं निगरानी करते हुए अपने अधिकारियों के माध्यम से इस प्रवासी भारतीय दिवस को मनवा रहे हैं। स्वाभाविक रूप से उत्तर प्रदेश के अंदर निवेश की जो संभावनाएं बन रही हैं या उत्तर प्रदेश में विकास की जो योजनाओं को हम आगे बढ़ा रहे हैं या टूरिज्म की दिशा से विगत 1.5-2 वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश ने जो एक लंबी छलांग लगाई है, इन सब के साथ जोड़ने के वे सभी उत्सुक हैं और इन कार्यक्रमों को उनके सामने प्रस्तुत करने और उनके अनुभव का लाभ इस अवसर पर लेने का भी हम लोग प्रयास करेंगे। और मुंबई में पिछले 9 दिनों से चल रही बेस्ट बसों की हड़ताल आज खत्म हो गई। बेस्ट के 32,000 कर्मचारियों के काम पर लौट आने से मुंबई के लाखों लोगों ने राहत की सांस ली। यूनियन के अध्यक्ष शशांक शेखर ने कर्मचारियों के काम पर लौटने की घोषणा की। इन कर्मचारियों की मांगों में वेतन वृद्धि, कनिष्ठ स्तर के कर्मचारियों के लिए वेतनमान में सुधार और नुकसान में चल रही बेस्ट के बजट का बृहन मुंबई महानगर पालिका यानी कि बीएमसी के बजट के साथ विलय शामिल है। पूरे मामले को सुलझाने के लिए हाईकोर्ट के पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय कमेटी गठित करने का हाईकोर्ट ने निर्देश दिया है। बेस्ट के कर्मचारी 8 जनवरी से हड़ताल पर थे। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।